इंग्लैंड में कर दिया। आप पूछेंगे अच्छा अच्छा, राज्य का काम बदल दिया तो क्या पूंजीवादी व्यवस्था को बदला क्या? थोड़ा मोड़ दिया उसने, कहा थोड़ा करेक्शन हो जाए। एक बात याद रखिए, जितने लिबरल्स होते हैं वो पूंजीवाद के डिस्ट्रक्शन की बात कभी नहीं करते। मार्क्सिस्ट ऑलवेज सपोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। क्योंकि एक दुविधा पूंजीवादी में विचारकों में एक दुविधा हमेशा रही है। अब मेरे से पूछा जाएगा भाई अच्छा ठीक है, राज्य शिक्षा देगा, स्वास्थ्य की सुविधा देगा, कल्याण काम करेगा, और आप इकोनॉमी फिर कैसी होगी? अच्छा बाजार लोगों को कल्याण करता है क्या? और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, पुरानी और आधुनिक मान्यता में कैसा परिवर्तन हो रहा है। अगर बाजार लोगों को कल्याण नहीं करता, अजीम प्रेमजी ने अपनी आधी कमाई लोगों को दान कर दी, वारेन बफेट। अब नए नए विचार आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन परंपरागत विचार फिलहाल हम यही मान के देखें कि बाजार लोगों को कल्याण नहीं करता। इसलिए जब मिल से पूछा गया ठीक है भाई राज्य सुविधा दे देगा, ये सहूलियत दे देगा, लेकिन सवाल इसका पैसा कहां से आएगा? तो मिल ने कहा नहीं नहीं, हम इकोनॉमी को भी करेक्ट करेंगे लेकिन विध्वंस नहीं करेंगे। अच्छा वैसे देखो उदार भाई उसको तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं रखते, होले होले सब परिवर्तन कैसा होना चाहिए, होले होले। इसी अगर आप उदारवादी विचारधारा देखना चाहते हैं, रणबीर कपूर की फिल्म देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आराम से मामला चलता रहेगा। मार्क्सवादी विचारधारा अगर देखना होता है, नाना पाटेकर सर खुजला खुजला के मारेगा दोस्त। दुनिया किसकी है? नाउ नाउ मिल चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अभी राज्य काम क्या हो गया? शक्तिमान जैसा। राज्य सम्राट के लिए भी से शक्तिमान बुराई है या अच्छाई हो गया अब राज्य? अब राज्य कैसा हो जाएगा? अगला पॉइंट, मिल ने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में मिल ने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में यह स्वीकार किया मिल ने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में यह स्वीकार किया कि राज्य के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा। नियंत्रित अंडरलाइन, याद रखिए, विनाश नहीं। Even Mill supported the regulation of capitalist economy by the state. He never said the destruction of capitalist economy, regulation. अब रेगुलेट किया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट किया जाएगा, तथा तथा क्या हो गया? तथा प्रगतिशील करारोपण भी आरोपित किया जाएगा। There will be imposition of progressive taxation. प्रगतिशील करारोपण लगाया जाएगा जिससे समाज के वंचित वर्गों को
मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। Therefore, state will provide the basic facilities for the deprived sections of society. मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ऐसा मिलने माना, तो मिलने राज्य काम तुरंत चेंज कर दिया, और जैसे राज्य काम सकारात्मक हुआ तो अब क्या हो गया, सकारात्मक उदारवाद। और इसलिए कहा भी जाता है कि देयर इज 2 टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट। राज्य के 2 काम होते हैं, वन इज कंपल्सरी फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड सेकेंड वन इज वॉलेंट्री। राज्य का एक काम कौन सा होता है, अनिवार्य। दुनिया का हर राज्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, दैट इज कंपल्सरी, एंड कंपल्सरी मीन्स नेगेटिव फंक्शंस ऑफ स्टेट। जो अनिवार्य कार्य है वो नकारात्मक है, एंड हियर वॉलंटरी मीन्स पॉजिटिव फंक्शंस, वेलफेयर फंक्शंस। और आप जानते हैं कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर फंक्शंस एंड द रेगुलेटिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट। अगर राज्य के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है फिर तो नकारात्मक है। वेलफेयर का मतलब है कि बाकायदा वो सकारात्मक है, जिससे लोगों की भलाई की जा रही है। इस वजह से बिल ने पहला बड़ा परिवर्तन कर दिया। अगला पॉइंट, ऐच्छिक कार्य सकारात्मक कार्य। अगला पॉइंट, लेकिन सेबाइन का तर्क है बट फॉर सेबाइन का तर्क है कि उदारवादी विचारधारा का सबसे सफल संशोधन, द मोस्ट सक्सेसफुल उदारवादी विचारधारा का सबसे सफल संशोधन T.H. ग्रीन के द्वारा किया गया। T.H. Green is considered as the most successful thinker who revised the classical liberal thought. T.H. Green ने उदारवादी विचारधारा का सबसे सफल संशोधन किया और राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा। स्टेट बिकम्स अ नेसेसरी गुड। राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा। राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा, बल्कि राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा, बल्कि उन्होंने ये की टर्म का यूज किया था। अब तो ये पुरानी बातें हो गई, हमने फिर कहा कि आज के संदर्भ में ज्यादा इंपॉर्टेंट न उदारवाद, उसके बाद आगे की बात है। ये सब उन्होंने कहा था कि बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेट इज टू हिंडरिंग द हिंडरेंसेस ऑफ गुड लाइफ। राज्य का मूल काम क्या है, जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। अच्छा, राज्य का मूल काम क्या है? अब जीवन में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं? गरीबी, बीमारी, ये गंदगी, ये राज्य के मार्ग में आने वाले, व्यक्ति के मार्ग में आने वाली मूल बाधाएं हैं। यानी और ग्रीन का बड़ा भाई बड़ा शराब पीता था, तो माना जाता था उसके जीवन पर उसका बड़ा इम्पैक्ट था। तो ग्रीन ने कहा था कि राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा देना ही चाहिए, गरीबी हटाना, ये सभी राज्य का मूल काम होना चाहिए। अब अगर राज्य का ये सब मूल काम हो जाएगा तो हम राज्य को आवश्यक अच्छाई तो मानेंगे। इन्हें उदारवाद ने राज्य का बड़ा जबरदस्त चेंज कर दिया, जबकि मार्क्सवादी शायद इस बात को भी समझ नहीं पाए। मार्क्सवादियों ने केवल एक ही बात को रटते रह गए कि राज्य शोषणकारी एजेंसी है, राज्य बुर्जुआवादी एजेंसी है, लेकिन उदारवादियों ने मार्क्स की आलोचना की सारी बात को ध्यान में रखते हुए कैसे अपने में ही चेंज कर लिया। इसलिए अब राज्य तो, अब बताइए,
अगर राज्य कल्याणकारी है तो सबकी भलाई के लिए काम कर रहा है या केवल बुर्जुआ के लिए? सबकी भलाई के लिए। अब इसलिए अब कहा भी गया और कहा भी जाता है, ग्रीन ने उदारवाद को समूचे समुदाय की विचारधारा बना दी दिया, जबकि उदारवाद अपने आरंभ में केवल धनी लोगों की विचारधारा थी। उदारवाद से हमेशा आलोचना ही लगती थी कि संपत्तिशाही लोगों की विचारधारा है, इस संपत्तिशाही लोगों की विचारधारा है, पूंजीपतियों की विचारधारा है। अब सवाल है कि राज्य के द्वारा सबको सुविधाएं मिलने लगी। अब जब सबको सुविधाएं मिलने लगी तो राज्य आवश्यक अच्छा ही बन गया और राज्य का बने रहना व्यक्ति के जीवन के उत्थान में सहायक हो गया। राज्य का मूल स्वभाव नियंत्रणकारी नहीं है। और ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, समाज में 1% लोग ऐसे होते हैं जिनका पुलिस और मिलिट्री सामना होता है, और गांव में रहने वाले लोग तो पूरे जीवन भर भी उनका पुलिस सामना नहीं हो पाता। लेकिन वॉशरूम उनका बन रहा है कि नहीं, ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना जा रहा है कि नहीं। दिस इज द न्यू नेचर ऑफ स्टेट, जो सकारात्मक उदारवादियों ने आगे रखा, जो सकारात्मक उदारवादियों ने कहा, तो राज्य का सारा स्वरूप ही बदल गया। संयोग की बात ऐसी हुई, अभी तो ग्रीन ने अपना विचार दिया, मिल ने अपना विचार दिया, और ये अपने विचार 18वीं शताब्दी में रहे थे। लेकिन संयोग की बात है कि उस समय सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य का विचार जमीन पे लागू नहीं हुआ था। पहले विचार आ गया, अब ये हुआ कि नहीं भाई बदलो बदलो, चेंज करो चीजों को, और किस कॉन्टेक्स्ट में लागू हुआ ये भी समझने की आवश्यकता है। इसे कल्याणकारी राज्य का विचार आना अलग बात होती है, व्यवस्था के रूप में लागू होना अलग बात होती है। जैसे यहाँ पहले नकारात्मक उदारवाद का विचार आया, फिर व्यवस्था के रूप में लागू हुआ। तो ये विचार तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में आ गया, लेकिन कल्याणकारी राज्य जमीन पर क्यों आ गया, उसके 2-3 कारण है। उदारवादियों ने धनाधन अपने आप को चेंज कैसे किया, इस तरह सोच के देखिए। उदारवादी कितने होशियार हैं। इसे कहा भी जाता है, लिबरलिज्म ऑलवेज बिलीव इन ए मिडिल पाथ, दे नेवर बिलीव इन एक्सट्रीमिज्म। अतिवादी नहीं है ये, हमेशा अपने आप करेक्ट करते रहते हैं। अब आप देखें कैसी घटनाएं हुई 20वीं शताब्दी में, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मिल और ग्रीन का विचार जमीन पे आ गया, उदारवाद ने तुरंत चेंज कर दिया। पहली घटना थी अक्टूबर 1917 का रेवोल्यूशन। ये मार्क्सवाद में हम इसका उल्लेख करते हैं। और अक्टूबर 1917 के साम्यवादी रेवोल्यूशन के बाद देयर वाज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन यूएसएसआर। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, एंड दैट वाज अ वेरी वाइटल चेंज। भाई ये तो बहुत बड़ा चेंज था। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन आ गया, और जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन आया तो सोवियत संघ ने क्या कहा, राज्य ने क्या कहा, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य, मुफ्त में, मतलब रसिया ने तो ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया, पूरा राज्य का नियंत्रण इकोनॉमी पर रहेगा। सबके सबसे जमीन राज्य ने छीन लिया, भेड़ बकरी भी लोगों के पास नहीं रही। यानी जमीन किसकी, राज्य की, भेड़ बकरी किसकी, राज्य की, दुकान किसकी, राज्य की। जैसे अभी आप कहीं भी जाते हैं कुछ मिल्क खरीदने, आइसक्रीम खरीदने, आइसक्रीम कौन बेचेगा, राज्य। दूध कौन बेचेगा, राज्य। और राज्य वो चीज नहीं बेचेगा जिसकी आवश्यकता नहीं है। डिओड्रेंट नहीं बिकेगा, बाल कलर करने वाला शैम्पू नहीं बिकेगा, ये शैम्पू कॉस्मेटिक्स बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ये बिकता है प्रॉफिट के लिए या उपयोगिता के लिए। ये 10 किस्म के कपड़े हैं, फट फट के बिक रहे हैं आजकल। कहां कहां से बट रहे हैं हमने नहीं बताया, बैन हो जाएगा। और ये देखिए जो आजकल मकान बनने का लग्जरियस लोग, ऐसा सोफा सोफा अब देखने जाइए तो ऐसा लगता है कि भाई आप तो बहुत गरीब आदमी है, आप तो बस। और मैं किसी घर में भी गया था शादी में, तो उनका ये जकू है कि जकूजी क्या होता है, उनका जिससे आप सो जाएंगे तो ऐसे, ओ माय गॉड। जिस देश में लोगों को पीने के पानी नहीं है वहां लोग जकूजी में नहाएंगे, मन तो करता है उड़ा दे ऐसे लोगों को। इसलिए काश अगर साम्यवादी होते, कुत्ते रखना बैन होता। जिस देश, सही बात नहीं दोस्तों, जिस देश में लोग खाने के लिए अभी जो संसाधन नहीं है, कुत्ते पर इतना खर्च हो रहा है। इसे याद रखिए, मास्को में बैन था। और मास्को समाज कैसा था, जब छात्र
जब छात्र मॉस्को में आते थे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घर, बेरोजगारों से किराया लेना तो डबल शोषण है। बेरोजगारों से किराया लिया जाना चाहिए ना। लेकिन आप याद रखिए, यानी रसिया ने ऐसा मॉडल अपनाया, पूरी दुनिया में एकदम से रेवोल्यूशन मच गया। तो अरे ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है समाज। अच्छा, रसिया में ऐसा मॉडल है कि जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता था, राज्य कर्मचारी किसी घर पे आते, पेरेंट्स घर पे नॉक करते थे, घर में बच्चा है क्या, तो पढ़ने के लिए किसकी जिम्मेदारी, राज्य की। कोई व्यक्ति बीमार होता था, सीधे आकर हॉस्पिटल लेट जाता था, कोई बिल नहीं देना है, आराम से पड़े रहिए जब तक आप ठीक ना हो जाए, और जो काम कर रहा है उसे भी तो सुविधा मिलेगी जो नहीं कर रहा है। ऐसा मॉडल जब रसिया ने दिया, उदारवादियों को लगा ओ माय गॉड, ये तो जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, इधर रसिया का मॉडल आया था, और इधर स्टालिन, उसके बाद लेनिन की रेवोल्यूशन नहीं आया, स्टालिन ने 5 ईयर प्लान अपनाया, और धनाधन रसिया की पिछड़ी इकोनॉमी 20 साल में औद्योगिक हो गई। और आप याद रखिए, वो जमाना था 1920 के आसपास, जहां पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष भी चल रहा था। इसलिए एशिया अफ्रीका के दोस्त इस मॉडल से बहुत अपने आप को अट्रैक्टिव महसूस करने लगे। उन्होंने कहा यार, ये मॉडल तो बड़ा अच्छा है। लेकिन दूसरी घटना और हो गई इन 1930s, 1930 के दशक में यूरोप और अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। दे आर फेसिंग द काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक मंदी में आ गए, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, और इकोनॉमिक रिसेशन था यूरोप में, अमेरिका में। इसका मतलब है ये आर्थिक मंदी थी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बड़ा सवाल था। ये आर्थिक मंदी थी और इट वाज ए काइंड ऑफ अटैक ओवर द मार्केट इकोनॉमी। ये आर्थिक मंदी थी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा हमला था। इसे यकीन मानिए, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वैसे पूरी दुनिया में पूंजीवादी इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में बड़े सवाल उठने लगे। और जिस समय इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उस समय रशियन इकोनॉमी भागी जा रही थी, 10% ग्रोथ रेट, 20% ग्रोथ रेट। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप में, इसी परिस्थिति में फिर जेम्स मेनार्ड कीन्स ने लिखना शुरू किया। जब ऐसा विचार आया, कीन्स ने क्या बताया? कीन्स ने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार है। पहली बार कोई उदारवादी पूंजीवाद के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज लेकर आया। क्या लिखा कीन्स ने? अगला पॉइंट, इसी संदर्भ में जेम्स मेनार्ड कीन्स ने लिखते हुए कहा, KEYNES, इसी संदर्भ में जेम्स मेनार्ड कीन्स ने लिखते हुए कहा कि पूंजीवादी आर्थिक मॉडल जेम्स मेनार्ड कीन्स ने लिखते हुए कहा, पूंजीवादी आर्थिक मॉडल विरोधाभासी है। The capitalist economic model is a paradoxical in nature. पूंजीवादी आर्थिक मॉडल विरोधाभासी है और इसमें संकट आना स्वाभाविक है। It's paradoxical and it always creates a kind of crisis. इसमें संकट आना स्वाभाविक है, इसमें संकट आना स्वाभाविक है। और जेम्स मेनार्ड कीन्स ने कैसा, उसने क्या किताब लिखी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मेनार्ड ने किताब लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
theory of employment, interest and money. एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बाकायदा किताब लिखी और उसमें देखिए एक प्रॉब्लम उस कीन्स ने कही कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो भी आपको भारत में दिखी भी होगी। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है तो पहले कर्मचारियों को फायर करती है वो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की यही बड़ी प्रॉब्लम है। और जेम्स मेनार्ड कीन्स ने कहा दिस इज द मोस्ट इवन डिफॉल्टरी स्ट्रेटेजी, इट्स मोस्ट इवन अनसस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। और अनसस्टेनेबल क्यों है, डिफॉल्टेड क्यों है? क्योंकि जब आपकी आर्थिक मंदी है तो आप खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों को बाहर करेंगे। कर्मचारियों को बाहर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग बाजार में सामान खरीदने वाले कम होंगे। और जब लोग बाजार में सामान खरीदने वाले कम होंगे तो आर्थिक मंदी तो और आगे बढ़ेगी। जब अर्थव्यवस्था में संकट आए तो स्टेट को प्राइम पंपिंग करना चाहिए, स्टेट को कई कई काम करके डिमांड जनरेट करना चाहिए। और आर्थिक मंदी का मतलब क्या है? जब बाजार में सामान तो रहे, खरीदार न रहे। एंड व्हाई देयर इज लैक ऑफ परचेजर, व्हाई देयर इज नो परचेजिंग इन मार्केट, बिकॉज पीपल आर लैकिंग द करेंसी कैपिटल। इसलिए मेनार्ड कीन्स ने कहा इसका मतलब है जब तक राज्य इकोनॉमी को नियंत्रित नहीं करेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा ये। और अगर राज्य इकोनॉमी को नियंत्रित करेगा दैट गोज अगेंस्ट द काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। मेनार्ड कीन्स ने बात कही थी, उधर संकट था ही। और आप याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य का विचार जमीन पे लाना पड़ा, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर था, अमेरिका और पूरा यूरोप सोवियत संघ के साथ लड़ रहा था। ये लड़ाई वैचारिक हो चुकी थी, इसलिए। और सोवियत संघ हमेशा कहा करते पूंजीवादी पूंजीवादी साम्राज्यवादी। इन लोगों ने कहा नो नो वी आर नॉट कैपिटलिस्ट, वी आर लिबरल। इसलिए इन्होंने भी कल्याणकारी राज्य का विचार अपना लिया। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट दैट साम्यवादी कभी भी वेलफेयर स्टेट को नहीं मानते। अब शब्दों की पकड़ है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। द नोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑलवेज यूज्ड बाय लिबरल्स। और साम्यवादी क्या कहते हैं? देखो ये होशियारी वाला काम है, वेलफेयर वेलफेयर। साम्यवादी कहेंगे भाई इनसे ये पूछो, अच्छा भारत में भी आप देखेंगे दोस्तों ऐसा लगता है कि ताऊ एकदम वेलफेयर करने को तैयार है। अब लोगों को पैसा अकाउंट में चला जाएगा और 50 स्कीम चल रही है, स्टूडेंट के लिए और आफत होती है, सबको याद करो, ये आवास योजना, ये योजना, ये योजना। अब ताऊ से एक बात कह दो, ऐसा ताऊ देखो जितने हमारे उद्योगपति हैं उनकी सारी संपत्ति आम लोगों में बांट दी जाए। अच्छा इससे वेलफेयर नहीं हो जाएगा? सही वेलफेयर तो इसी से होगा। इसे मार्क्सवादी क्या कहते हैं? ये उदारवादी बड़े होशियार हैं कि लॉलीपॉप देते हैं ये। अब बताइए, अब अभी मैं देख रहा था कि कोई कह रहा 6,000 रुपए साल में आ जाएगा। 6,000 रुपए में क्या होगा भाई? खैनी का पैसा नहीं होता कि 6,000 रुपए में किसानों के। और एक बात याद रखिए, हाँ 72,000 रुपए दिया गया होता तो कुछ पीने होने के लिए ठीक होता, थोड़ा सा वो तो थोड़ा होता। तभी 72,000 रुपए क्या है आज के? आयुष्मान योजना, बीमार होंगे तो जाके अरे पहले रोजगार दिया नहीं। आयुष्मान योजना, हमारी उम्र ही कम होती जा रही है चिंता में। और चिंता क्यों है? रोजगार नहीं है दोस्तों, ये पार्टनर नहीं है। चिंता इसलिए है हमारी, रोज हम ठासे जाते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बताएं क्या कर रहे हैं। इसे याद रखिए दोस्तों, तो ये हमारी कमी है या पूंजीपतियों की होशियारी? इसे एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज नेवर सपोर्टेड बाय मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट कहते हैं ये प्रपंच करने क्या वेलफेयर वेलफेयर, ये जादूगरी है इनका, ये बड़े होशियार हैं। वेलफेयर एक ही माध्यम से होगा, पूंजीवाद का, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। वेलफेयर की बात ही नहीं करते हो। अब ये कहते हैं वेलफेयर स्टेट लग गया कहां? अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड, अमेरिका, में कल्याणकारी राज्य का प्रयोग किया गया। द नोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, इंग्लैंड, अमेरिका में कल्याणकारी राज्य का प्रयोग किया गया। The notion of welfare state was utilized in a country like England, US. और याद रखिए, हमने भी उसी दिशा में रफ्तार पकड़ ली, हमने भी तो कल्याणकारी राज्य अपनाया। अब जरा देखिए कल्याणकारी राज्य पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में कैसे लगा, और माना जाता है कि देयर वाज टू मॉडल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का दो मॉडल था, तो ब्रिटिश मॉडल अलग था एंड यूएस मॉडल अलग था। कल्याणकारी राज्य का ब्रिटिश मॉडल अलग था, यूएस मॉडल अलग था। और आप अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस मॉडल एंड ब्रिटिश मॉडल, एक बात याद रखिए, यूएस मॉडल में दो तरीके अपनाए गए। पहला, स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा। भाई लोगों को कल्याण करना, पैसा चाहिए, और जब राज्य अर्थव्यवस्था चलाएगा तो जो अर्थव्यवस्था से प्रॉफिट होगा राज्य को मिलेगा, और प्रॉफिट होगा तो लोगों को वितरण कर देगा। अच्छा, रिलायंस का प्रॉफिट आम लोगों के तो बहुत काम में आता नहीं, लेकिन बीएसएनएल प्रॉफिट में ही नहीं जा रहा है। अच्छा, बीएसएनएल को प्रॉफिट मिलेगा तो आम लोगों के काम में तो आएगा। और एक बात याद रखिए, जब राज्य के द्वारा कोई उद्योग चलता है उसका हमेशा राज्य प्रॉफिट कमाता है, लोगों की भलाई करता है। रिमेंबर, बाजार और राज्य का एक फर्क होता है। आप देखें कई बार तो एडवर्टीजमेंट आता है दोस्तों, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। रियली इट इज ओनली बीएसएनएल हु कनेक्ट इंडिया। भारत के पहाड़ के दूर दराज किसी क्षेत्र में चले जाइए, एक फोन जहां कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है? दिल्ली में तो हर आदमी सर्विस देने के लिए तैयार है। लोग कहते रेल घाटे में, रेल घाटे में इसलिए है कि इतने लोग मुफ्त में उसमें किराया यात्रा करते हैं। मैं तो एक बार एमपी की तरफ में ट्रेन में जा रहा था, पता था ट्रेन में बकरी, साइकिल, लकड़ी सब कुछ लेकर बैठ गए। क्यों? और जब टीटी आया तो टिकट, साहब टिकट नहीं है, अपना टिकट नहीं है, बकरी भी बैठा लिया उसमें। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, किसी प्राइवेट बस में मुमकिन था ये? दिस इज अ वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट। ओ माय गॉड। अब जरा सोच के देखिए, अगर स्टेट को कोई चीज कंट्रोल करेगा, व्हाई इट्स बेनिफिशियल फॉर द पीपल। आप सभी लोग विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, बहुत सारे लोग हॉस्टल में भी रहे होंगे। हॉस्टल में रहे कि नहीं रहे? अच्छा, हॉस्टल में कितनी फीस लगती थी महीने में? कितनी? 200, 400। और दोस्तों हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी उस समय हॉस्टल की फीस थी साल भर में 120 रुपए। 120 रुपए। अब तो कई सारी चीजें बढ़ गई, लेकिन दोस्तों अगर आपने वहां पे महीने में अगर आज में 400-500 दिया, 1000 भी आपने दिया, दिल्ली में कितना किराया दे रहे हैं? वाई वाई दिस डिफरेंस एग्जिस्ट? इसे याद रखिए, जब राज्य कोई चीज नियंत्रित करता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बाजार चलाएगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा। बाजार तो प्रॉफिट मेकिंग चलाएगा। और दोस्तों एम्स राज्य के द्वारा नियंत्रित है। 10 रुपए के स्लिप लीजिए और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाइए, और फोर्टिस ऑफ मैक्स में चले जाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम है कि नहीं है? वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रॉब्लम है। सच पूछिए दोस्तों, कोचिंग होना ही नहीं चाहिए, रियलिटी में ऐसा होना चाहिए। और मैंने तो कई अपने प्रीवियस स्टूडेंट से बात बोली भी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता दोस्तों। और ध्यान क्यों नहीं देता? अगर सोच के देखिए,
भाई अगर जितने हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो हमारी पूरे खर्च का वहन कर लें और वो कहे सर आप केवल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों इतने बड़े बड़े पद पे जाके मुझे कोई अठन्नी नहीं दी, अब बताइए मैं कैसे अपना खर्च निकालूंगा? यही तो प्रॉब्लम है। दिल्ली में तो आप खर्च देख ही रहे हैं, पूंजीवाद दोनों तरफ से प्रॉब्लम कर रहा है। और जरा सोच के देखिए, इसका मतलब सबका साझा सहयोग हो तभी तो बात बनेगी। एक एक से हमारे कितने स्टूडेंट जीआरएफ होंगे, एक ही साल में कितना पैसा पा गए, यानी कुछ पैसा हमारे लिए भेज दें कि सर बाकी जो बच्चे आएंगे उनका ध्यान रखिएगा। ना दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। ये पूंजीवादी समाज है, हर व्यक्ति केवल किसकी चिंता कर रहा है? अपनी। और तब तक हमें खूब लगता है कि ना ना फीस हमने दिया, और जैसे जीआरएफ हो गया उसके बाद लिया, उसके बाद नहीं दिया। खास ऐसा कोई, मैं कई बार सोचता हूं कुछ ऐसा मैकेनिज्म बने एक स्टेज के बाद, जैसे उसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाना शुरू कर दे, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास कोई सा विकल्प बन नहीं पा रहा है। बस जुगाड़ तंत्र हमारे पास है नहीं, मैं सरकार से फंड ले लूं, लेकिन वो विचार, लेकिन मैं बता दी, कई बार अपने मन में सब चीजें आती होंगी, इसे मैं बता दिया। अब बताइए जो दोस्तों जो आईएएस बन गया उसको कितनी बड़ी, बताइए जीवन में कितना पैसा हमने उसको दे दिया, दिया कि नहीं दिया? और फीस उसके लिए, उसके सामने फीस मायने रखती है। ओ माय गॉड। लेकिन अच्छा, ब्रिटेन में कैसा कल्याणकारी राज्य था पहला? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। आप देखेंगे यही यही तो मॉडल हमारे यहाँ चला। आजादी के बाद हमारे यहाँ सारे सार्वजनिक उद्यमों पर किसका नियंत्रण किया गया? राज्य का। यदि भी नहीं कहेंगे सारे सार्वजनिक उद्यमों पर, अब कहेंगे क्या ब्रिटेन में सारे सार्वजनिक उद्यमों पर राज्य का नियंत्रण था? नहीं, जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं पर राज्य का नियंत्रण था। जबकि सोवियत संघ में सारे उद्यमों पर किसका नियंत्रण था? राज्य का। ब्रिटेन में राज्य ने उद्योग नियंत्रित किया, माइंस नियंत्रित किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाज रनिंग साइड बाय साइड, प्राइवेट सेक्टर भी चल रहे थे। और दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ब्रिटेन में दोनों मॉडल अपनाया गया। प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स क्लास स्लेब बढ़ता चला जाएगा। जो नहीं कमाएगा वो टैक्स नहीं देगा, ज्यादा कमाएगा ज्यादा देगा। जो 100 रुपए कमाएगा 10 रुपए देगा, जो 1000 रुपए कमाएगा 100 रुपए देगा, प्रोग्रेसिव। लेकिन दूसरा अमेरिका में, एक बात याद दिला दें, अमेरिका में हमेशा ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, है, रहेंगी। अमेरिका में कभी पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, जो ब्रिटेन में था, जो भारत में था। अमेरिकन इकोनॉमी टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहां तो हथियार भी प्राइवेट इंडस्ट्री बनाती है, स्कूल भी प्राइवेट ही चलाते हैं। ये जब राज्य ने कुछ कुछ हॉस्पिटल, कुछ स्कूल, कुछ यूनिवर्सिटी बना ली है राज्य ने, उसके अलावा तो सब चीज वहां प्राइवेट है। इसलिए अमेरिका में राज्य केवल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करता था, प्रगतिशील करारोपण। इसी आधार पे वेलफेयर स्टेट था। अमेरिका में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, अमेरिका ने कभी नहीं अपनाया। लेकिन तो ब्रिटिश मॉडल हमने अपना लिया, लेकिन एक बात दोनों में समानता थी, याद रखिए, राज्य के द्वारा दोनों में सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्रदान की गई, हेल्थ, एजुकेशन।
अब ये कल्याणकारी राज्य का प्रमाण है कि आप जैसे दिल्ली में जाते होंगे तो सर्वोदय कन्या विद्यालय राज्य चला रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय राज्य चला रहा है, केंद्रीय विद्यालय राज्य चला रहा है, एम्स राज्य चला रहा है। यानी इसे कहते हैं सोशल गुड्स। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक भौतिक वस्तु से सामाजिक वस्तुएं। सामाजिक वस्तु कौन दे रहा है? राज्य। सामाजिक वस्तु भी राज्य के द्वारा ही दिया जा रहा है, इसलिए व्यवहारिक रूप में कल्याणकारी राज्य लागू हो गया। अब जरा देखें, कंपैरिजन करें, आगे बढ़े कि शास्त्रीय उदारवाद से आधुनिक उदारवाद में परिवर्तन क्या हुआ। शास्त्रीय उदारवाद से आधुनिक उदारवाद में परिवर्तन क्या हुआ? एक लाइन और लिख लीजिए लास्ट में। सकारात्मक उदारवादियों ने सकारात्मक उदारवादियों ने अणुवादी समाज के विचार को अणुवादी समाज के विचार को परिवर्तित किया और यह माना कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। और यह माना कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। और यह माना कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। तो अभी आप देखेंगे कि लिबरल्स ने चेंज किया। लिबरल्स ने कहा कि इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, व्यक्ति समाज का भाग है, सामाजिक प्राणी है, यानी व्यक्ति की प्रधानता को थोड़ा करेक्ट किया। अब जरा देखें, कंपैरिजन करें, आधुनिक उदारवाद से क्लासिकलिज्म क्या चेंज हुआ, क्या क्या वही रहा, और क्या सबस्टेंशियल चेंज था या चेंज नहीं था। यहां तो कुछ पूछना तो आप बताइए। क्या करें? प्रगामी का मतलब होता है कि जो अतीत को पुनर्जीवित करना चाहे, जो परिवर्तन न करना चाहे, प्रगामी। क्या करें? यथास्थितिवादी का मतलब है कि जो भाई जो अमीर है वो भी ठीक है, गरीब है वो भी ठीक है, यथास्थितिवादी है। प्रगामी का मतलब पीछे की तरफ जाना, आगे की तरफ नहीं। अब देखेंगे, कंपैरिजन जरा करिए। अब देखिए, पहला, आधुनिक उदारवाद आजादी को मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा नहीं मानेगा? एक बात याद रखिए, ये आजादी को मानते हैं। कोई उदारवादी उदारवादी रहेगा ही नहीं अगर वो आजादी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। इसलिए उदारवादियों की फिलोसफिकल मान्यता एक ही है, व्यक्ति तार्किक है, इसलिए इनकी भी मान्यता आजादी की है, लिबर्टी। अगर कंपैरिजन कर ले क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ। शास्त्रीय उदारवादी भी लिबर्टी की बात करते हैं, ये भी लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता से कोई कंप्रोमाइज नहीं। यहीं पर उदारवादी मार्क्सवादी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन अब हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे, अगर ये भी स्वतंत्रता की बात करते, ये भी स्वतंत्रता की बात करते, तो फिर यहां चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? फिर क्या संशोधन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? आपको यह दिला दें, सकारात्मक उदारवादियों के हिसाब से स्वतंत्रता केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। और सबके लिए स्वतंत्रता तभी होगी जब समाज में एक न्यूनतम समानता होगी। इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता का समूचे समाज में विस्तार कर दिया। यही फर्क है। फॉर पॉजिटिव लिबरल्स, liberty should not be enjoyed by a few people.
सकारात्मक उदारवादियों की मान्यता है कि आजादी केवल कुछ लोगों की बपौती नहीं है, बट ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, अगर इनसे पूछा जाए तो ये भी कहेंगे, भाई कोई भीख मांग रहा है तो क्या कहेंगे, इसने भीख मांगने का चयन किया है, आजाद है उसके लिए। भीख मांगना चॉइस होता है, मजबूरी होती है। बेरोजगारी विकल्प होता है कि मजबूरी होती है। इसलिए स्वतंत्रता का उन्होंने विस्तार किया है कि सभी स्वतंत्रता एंजॉय करें, ऐसा नहीं केवल कुछ लोग। और सभी को स्वतंत्रता मिले, इसके सबसे प्राथमिक शर्त क्या है? सभी की आर्थिक समानताएं कम से कम कुछ तो न्यूनतम होनी चाहिए। सभी के पास शिक्षा होनी चाहिए, सभी के पास स्वास्थ्य होनी चाहिए, सभी के पास न्यूनतम आवास होना चाहिए। भाई बेसिक फैसिलिटी सबको तो मिलनी चाहिए। इसलिए ये स्वतंत्रता के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, स्वतंत्रता के साथ साथ इक्वलिटी को भी लाके जोड़ देते हैं। भाई सबको मिले चीज, शेयर करिए आप। इसलिए राज्य के द्वारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा ये सब प्रदान की जा रही है, इसने स्वतंत्रता का विस्तार किया, स्वतंत्रता को संकुचित किया, स्वतंत्रता का विस्तार किया। देव एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। इन्होंने स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता का विस्तार किया, पहली बात। दूसरा, व्यक्ति की प्रधानता को थोड़ा सा चेंज किया। और इन्होंने माना कि भाई देखिए व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति से ही सब कुछ है जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, कम्युनिटी को ज्यादा महत्व दिया। ये बदला इन्होंने। वह व्यक्ति से सामाजिक प्राणी है। फॉर देम कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट। बस एक ही फर्क है, ये व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं, समुदाय से व्यक्ति है। और ये क्या कहते हैं, व्यक्ति से समुदाय है। फर्क इतना ही है प्राथमिकता का। ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज देयर बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल। देयरफॉर सेल्फ इज सोशल सेल्फ। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। और जो कहते हैं व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब है समाज का मतलब परिवार, विद्यालय, चर्च, यहां से व्यक्ति निकला है। आप जो भी है परिवार का योगदान है। यू आर बिकॉज ऑफ अ फैमिली, एक सामाजिक प्राणी है। वी आर बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, नेबरहुड, नेशन, इसे समाज ने हमें बनाया है। भाई विश्वविद्यालय, विद्यालय ने हमें कुछ तो दिया। और ये कहते हैं नहीं नहीं व्यक्ति है, यहां चेंज किया। तीसरा, संविधानवाद को दोनों मानते हैं। देयर इज नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। इसे आप देखेंगे, कोई भी संविधानवाद, लोकतंत्र, इससे उदारवाद कंप्रोमाइज नहीं करेगा, संविधानवाद को मानेगा। इन्हें उदारवादी संविधानवाद को छोड़ दे, संवैधानिक सरकार को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगला बात ध्यान देने की है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा मॉडिफाई करने की बात करते हैं, डिस्टर्ब करने की बात नहीं, थोड़ा चेंज कर दिया जाए। ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉट ए डिस्ट्रक्शन। थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए पूंजीवाद में, मॉडिफिकेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और बात को इस तरीके से कहा जाए, इंटरेस्टिंग पार्टी है, इनका मतलब है उत्पादन पूंजीवादी हो सकता है, वितरण में सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखिए। इनको उत्पादन समस्या नहीं है। दे हैव नेवर ऑब्जेक्टेड ओवर द कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। अमेरिका में सब कुछ पूंजीवादी उत्पादन हुआ, लेकिन राज्य ने क्या किया, थोड़ा सा सामाजिक रूप में लोगों को वितरण कर दिया।
इसलिए मॉडिफिकेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसे कभी नहीं कहते बाजार का हम विध्वंस कर देंगे। इसे आप देखें, इंग्लैंड हो अमेरिका हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर हमेशा बने रहे, पूंजीपति कभी खत्म नहीं हुए। और इसी का परिणाम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर कहां से आते हैं? यूएस से आते हैं। उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, आपकी पूंजी थोड़ा समाज के लिए भी लग जाएगी, इसका मतलब केवल आप ही इसका पूरा उपयोग नहीं करेंगे, थोड़ा टैक्स ज्यादा दीजिए। आजकल उसी का नया नाम आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉरेन बफेट ने एक नया ही कॉन्सेप्ट दे दिया है। वॉरेन बफेट जैसे अजीम प्रेमजी, वॉरेन बफेट जैसे लोग तो ये बताने के तुले हुए हैं कि पूंजीवाद से ही समाज की भलाई संभव है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। वॉरेन बफेट का विचार तो इथिक्स से विवर में आ चुका है। तो मॉडिफिकेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और हमने पहले बता दिया जब समाज प्राथमिक हो गया, एटोमिस्टिक सोसाइटी तो नहीं रही, एटोमिस्टिक सोसाइटी तो नहीं रही। लेकिन इसमें क्या कंटिन्यू है? दे ऑल्सो बिलीव इन सेक्युलरिज्म, इस चीज को बनाए रखा इन्होंने। पंथ निरपेक्षता उदारवादी की मूल मान्यता है, उसको इन लोगों ने बनाए रखा। तो सवाल यह है, उदारवाद में आपको परिवर्तन ज्यादा दिखता है, कंटिन्यूटी दिखती है? क्या दिखता है आपको? सच पूछिए, परिवर्तन थोड़ा थोड़ा ही तो है। परिवर्तन बड़ा स्लाइटली है। इस वजह से कहा जाता है कि उदारवाद के बेसिक ट्रेड्स जो उसके फिलोसफिकल बेस रहे हैं वो हमेशा से रहे हैं, जो उसका पॉलिटिकल बेस है वो हमेशा से आगे है। इसलिए कोई उदारवादी आप कहेंगे स्वतंत्रता से कंप्रोमाइज करेगा? नहीं करेगा। संवैधानिक शासन से नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा समुदाय को भी आगे कर देगा, थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इधर थोक पीट देगा, ये कर देगा। लेकिन अब जरा देखें कि जब कल्याणकारी राज्य आ गया तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये कल्याणकारी राज्य था या उदारवादियों के द्वारा साम्यवाद के मुकाबला करने की प्रवृत्ति थी? क्या था ये? अब बताइए। और कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि आश्वासन दिया था साम्यवाद ने, पूरा कर दिया कल्याणकारी राज्य ने। साम्यवादियों ने कहा था कि हम ये सुविधा दे देंगे, ऐसी सुविधा दे देंगे, लेकिन सुविधा साम्यवादियों ने दी हो या न दी हो, कल्याणकारी राज्य ने तो अवश्य पैदा कर दिया। इसे कहा भी जाता है कि कल्याणकारी राज्य है या उदारवाद और साम्यवाद के बीच टकराहट का परिणाम है। दो तीन पॉइंट आप लिख लीजिए। उदारवादियों ने उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य के उदय में उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य के उदय में मार्क्सवाद का कोई योगदान नहीं माना। Liberals never accepted any contribution of Marxism in the emergence of welfare state। उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य के उदय में मार्क्सवाद का कोई योगदान नहीं माना, परंतु आलोचक ये मानते हैं बट क्रिटिक्स और ऑफ द व्यू दैट परंतु आलोचक ये मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य का विकास
उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच संघर्ष का परिणाम है। It is result of conflict between liberalism and Marxism। अच्छा, बात को इस तरीके से करें, ये कल्याणकारी राज्य है या उदारवाद और मार्क्सवाद का कॉकटेल है? ऐसा ही लगता है उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच का भी रास्ता है। क्यों? देखिए, हम तो बार बार करें मार्क्सवाद अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन हो ही जाता है, और जब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो कंपैरिजन हो जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि मार्क्सवादियों ने क्या किया, राज्य का अर्थव्यवस्था पर समूचा नियंत्रण होगा, लेकिन जो बात ध्यान रखने की है, मार्क्सवादियों ने संविधानवाद पर कभी बल नहीं दिया, आजादी को दबा के रखा, आजादी को नहीं बल दिया। उनका पूरा ध्यान इकोनॉमी पे था कि राज्य का नियंत्रण जैसे उद्योग पे, कल कारखाने पे हो जाएगा, सारा मामला सही हो जाएगा। और कहा भी जाता है मार्क्सवादी तो राज्य को बनाए रखने के बजाय राज्य के खाते में की बात कर रहे थे। हम डिस्ट्रक्शन स्टेट को कर देंगे, सरकार खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक सिस्टम पूंजीवाद बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा मार्क्सवादी कह रहे थे, ऐसा मार्क्सिस्ट बोल रहे थे। लेकिन उदारवादियों ने किसी बीच बीच का रास्ता अपना लिया, राज्य भी रहेगा, वेलफेयर भी रहेगा, स्वतंत्रता भी रहेगी, समानता भी रहेगी, समूह का हित भी रहेगा, व्यक्ति की आजादी भी रहेगी। इसलिए कहा भी जाता है, आगे लिखे, इसलिए कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य, एन आइडियल वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, उदारवाद और मार्क्सवाद उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच का मध्यम मार्ग है। It is middle path between liberalism and the Marxism, and that is welfare state। अच्छा, मध्यम मार्ग क्यों है? क्योंकि मार्क्सवाद बताएंगे तो और आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। तो अब कल्याणकारी राज्य बहुत सारे राज्यों अपना लिया गया और कल्याणकारी राज्य का विचार आगे हो गया। अब सवाल ये है, कल्याणकारी राज्य लग तो गया, और अब देखेंगे कि जिस मार्क्सवाद के भय से, जिस मार्क्सवाद के मुकाबले में कल्याणकारी राज्य आया था, वही मार्क्सवाद लोटपोट हो गया 1980 के दशक में। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कल्याणकारी राज्य ने तो उदारवाद को चेंज नहीं किया मार्क्सवाद के भय से कि मार्क्सवाद पूरी दुनिया जीत लेगा, मार्क्सवाद उदारवाद का विनाश कर देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ, 1979 में चाइना ने समाजवाद के रास्ते के बजाय उदारवादी रास्ता अपना लिया। नंबर 1, बहुत बड़ी घटना थी। चाइना जो अपने आप को सोवियत संघ के बाद सबसे बड़ा साम्यवादी मानता था और कहा भी करता था कि साम्यवाद के हम बड़े प्रभावशाली प्रवक्ता हैं, लेकिन चाइना के द्वारा आधुनिकीकरण का विचार दिया गया, एंड दैट स्लोगन वाज प्रोपाउंडेड बाय डेंग शाओपिंग। और डेंग शाओपिंग ने कहा चीन में हम आधुनिकीकरण अपना रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन अपना रहे हैं। तो डेंग शाओपिंग से लोगों ने कहा कि भाई मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप क्या करना चाहते हैं? उनका विदेशी निवेश हमारे यहाँ आएगा, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, कुशलता बढ़ाई जाएगी, अब राज्य का इंटरफेरेंस इकोनॉमी में कम से कम होगा, एसईजेड बनाए जाएंगे। ओ, इट्स लिबरल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म। नहीं, कैपिटलिज्म नहीं, लिबरल इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन, नाम आप कुछ भी दे दीजिए, विचार तो वही था। नंबर 1। और 1979 तक आते आते सोवियत संघ की व्यवस्था तो हलाकान हो गई दोस्तों। यानी सोवियत संघ तो ऐसा हाल हो गया दोस्तों
सोचा था दुनिया जीत लेंगे, और सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई, लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े होने लगे दूध के लिए, ब्रेड के लिए। राज्य के द्वारा सब कुछ उत्पादन किया जा रहा था और राज्य का उत्पादन बड़ा ही खराब हो गया। राज्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाया। 1980 के दशक आते आते समाजवादी आकर्षण फीका होने लगा और इधर चीन ने रास्ता पलट दिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक विचारक, ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वेलफेयर स्टेट की पूरी दुनिया में धूम थी, एक ही व्यक्ति ने उसके खिलाफ आवाज उठा रखी थी। लेकिन ये बात आप जानते हैं, बहुमत एक तरफ हो और एक व्यक्ति आवाज लेकर खड़ा हो जाए तो कोई इसको सुनता नहीं। हो सकता है 10-20 साल बाद कोई उसे रिवाइव करे। और 1979 में ब्रिटिश पीएम थी मार्गरेट थैचर और यूएस प्रेसिडेंट थे रेगन। और मार्गरेट थैचर ने एक विचारक का नाम लिया जिसका नाम था हायक। मार्गरेट थैचर ने और हायक ने किताब लिखी थी 44 में, लेकिन वहां समाजवाद का इतना प्रभाव था, कल्याणकारी राज्य की इतनी बात थी कि हायक की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। क्योंकि हायक एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। कल्याणकारी राज्य का विचार बहुत ही बेकार है। हायक की किताब लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन जब कल्याणकारी राज्य का दुष्परिणाम आया तब लोगों को हायक की याद आई, और एक बात याद रखिए, कल्याणकारी राज्य का दुष्परिणाम तो हमने 1-2 बताया, आपको अगला दुष्परिणाम बता देंगे, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। द मिस इवन द बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट यहां तक नहीं था, यानी कल्याणकारी राज्य का तो एक ऐसा दुष्परिणाम आ गया जो दिखा हिटलर और मुसोलिनी के फासिज्म में। फांसीवाद में आगे पढ़ना है। और आपको याद दिला दें, हिटलर और मुसोलिनी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि राज्य का नियंत्रण सारे उद्यमों पे रहेगा, राज्य उद्यम चलाएगा, शिक्षा भी देगा, स्वास्थ्य की सुविधा देगा, राज्य के द्वारा सारी व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन आजादी छीनी जाएगी और राज्य लोगों का कल्याण करेगा। और जब वेलफेयर स्टेट, यानी मुसोलिनी ने कहा हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट, मुसोलिनी हिटलर ने लोगों का सही में वेलफेयर कर दिया। दोस्तों, ऐसी धुनाई इतिहास में कभी देखी नहीं गई। मुसोलिनी और हिटलर लोगों के खून के प्यासे थे या कल्याणकारी थे? अब सवाल ये आ गया दोस्तों, साम्यवादी कल्याणकारी नंबर 1, उदारवादी कल्याणकारी नंबर 2, फांसीवादी कल्याणकारी नंबर 3, असली कल्याणकारी कौन? बड़ा मामला फंस गया। असली कल्याणकारी कौन और कल्याणकारी राज्य की समस्या क्या? 1980 के दशक में एकदम सतह पर आ गई। कैसे आ गई? कल, आज के लिए